नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो बीएससी सेकेंड ईयर का जो बॉटनी का थर्ड पेपर है, स्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, उस पेपर से है। टॉपिक का नाम है बेसिक बॉडी प्लान ऑफ ए फ्लावरिंग प्लांट, यानी पुष्पीय पादपों की आधारभूत शरीर रचना। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि जो ये फ्लावरिंग प्लांट होते हैं या जो ये पुष्पीय पादप हैं, इनके अंदर हम किन प्लांट्स को इंक्लूड करते हैं। तो फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर उन सभी प्लांट्स को इंक्लूड किया जाता है जिनके अंदर जो रिप्रोडक्टिव स्टेज होती है, यानी जो जनन अवस्था के दौरान फ्लावर्स का निर्माण होता है, तो उनके अंदर जो रिप्रोडक्शन स्टेज होती है उसके अंदर फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर्स यानी पुष्प निर्माण देखने को मिलता है। तो उन सभी प्लांट्स जिनके अंदर पुष्प का निर्माण होता है जनन अवस्था के दौरान, उन सभी को फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर इंक्लूड किया जाता है। तो अब ऐसे कौन से प्लांट ग्रुप है जिनको फ्लावरिंग प्लांट में इंक्लूड किया जाता है। तो मेन जो है जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स, इन दोनों को हम फ्लावरिंग प्लांट कह सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जिम्नोस्पर्म की। जिम्नोस्पर्म जो होते हैं उनको अनावृत बीजी भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके अंदर जो सीड्स होते हैं, जो बीज बनते हैं, उनके चारों ओर किसी भी प्रकार का आवरण नहीं पाया जाता है। नॉट एनक्लोज्ड विद इन एन ओवरी, यानी वो आवृत नहीं होते हैं, उनके ऊपर किसी भी प्रकार का आवरण नहीं पाया जाता। और जो दूसरे प्रकार के जो प्लांट होते हैं एंजियोस्पर्म्स प्लांट, जिनको हम आवृत बीजी भी कहते हैं, क्योंकि इनके अंदर जो सीड्स होते हैं या ओव्यूल्स होते हैं उनके चारों ओर कवर्ड होता है, वो एक्सपोज्ड नहीं होते हैं, उनके चारों ओर आवरण पाया जाता है। इस कारण उनको आवृत बीजी भी कहा जाता है या एंजियोस्पर्म हम उनको कहते हैं, क्योंकि इनके जो ओव्यूल्स और सीड्स होते हैं वो एनक्लोज्ड विद इन एन ओवरी और फ्रूट के जो अंदर सीड्स जो है वो सुरक्षित रहते हैं। तो इस कारण उनको आवृत बीजी भी कहा जाता है। अब जो आज का टॉपिक है बेसिक बॉडी प्लान ऑफ ए फ्लावरिंग प्लांट, तो इसके अंदर हम इस टॉपिक को एंजियोस्पर्म से रिलेट करके पढ़ेंगे कि एंजियोस्पर्म्स का जो बॉडी प्लान है या जो शरीर रचना है वो किस प्रकार की होती है। तो इसमें हम एंजियोस्पर्म्स की बात करेंगे। तो एंजियोस्पर्म्स की जो प्लांट बॉडी है, जो शरीर रचना है, उसमें दो फंडामेंटल पार्ट्स यानी दो आधारभूत भाग हम उनको डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से होते हैं वो होते हैं रूट सिस्टम और शूट सिस्टम। रूट सिस्टम यानी मूल तंत्र और शूट सिस्टम यानी प्ररोह तंत्र। तो अब हम बात करते हैं कि जो एंजियोस्पर्म प्लांट होते हैं वो सीड प्लांट भी होते हैं, क्योंकि उनके अंदर सीड का निर्माण होता है। तो हम इसके बारे में बात करते हैं। जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं उनके अंदर सीड या बीज का निर्माण होता है। जैसे कि बीज जो है वो कुछ इस प्रकार की संरचना होती है। ये बीज जो सीड है वो तब तक डोरमेंट स्टेज के अंदर रहेगा जब तक इसको फेवरेबल कंडीशंस नहीं मिल जाती। फेवरेबल कंडीशंस के अंदर जो कंडीशंस आती है वो है वाटर, टेम्परेचर, ऑक्सीजन, एयर और लाइट। वाटर, टेम्परेचर, ऑक्सीजन, एयर और लाइट। तो ये सभी जब कंडीशंस फेवरेबल होती है सीड्स के, तभी ये जो सीड है वो जर्मिनेशन होता है, सीड जर्मिनेशन होता है। और जब सीड जर्मिनेशन होता है तो सीड के अंदर से
दो प्रकार की स्ट्रक्चर जो है वो बाहर निकलती है। जो सीड है उससे दो प्रकार की स्ट्रक्चर बाहर निकलती है, एक अपवर्ड स्ट्रक्चर होती है और एक डाउनवर्ड स्ट्रक्चर होती है। अपवर्ड जो स्ट्रक्चर है उसको कहा जाता है प्लूम्यूल, या इसको प्रांकुर भी कहते हैं। और जो डाउनवर्ड स्ट्रक्चर होती है उसको कहा जाता है रेडिकल या मूलांकुर। इन्हीं दो स्ट्रक्चर से आगे चलकर जो प्लांट के जो दो फंडामेंटल्स या आधारभूत भाग होते हैं उनका निर्माण होता है। जो प्लूम्यूल है वो आगे चलकर सूट सिस्टम का निर्माण करता है, यानी प्ररोह तंत्र। और जो रेडिकल होता है वो आगे चल करके रूट सिस्टम का निर्माण करता है, जिसको मूल तंत्र भी कहा जाता है। और इस प्रकार ये जो दो फंडामेंटल पार्ट होते हैं प्लांट के, सूट सिस्टम और रूट सिस्टम, इनका निर्माण इस प्रकार से प्लूम्यूल और रेडिकल के द्वारा होता है। अब हम बात करते हैं कि ये जो प्लूम्यूल होता है ये आगे जाकर जो सूट सिस्टम का डेवलपमेंट करता है, तो उस दौरान एक स्ट्रक्चर बनती है इसके ऊपर। जब ये प्लूम्यूल सूट सिस्टम का डेवलपमेंट करता है या विकास करता है तो उसमें एक स्ट्रक्चर बनती है, उसको कहा जाता है कोटिलिडन्स। जिसको बीज पत्र भी कहते हैं। और ये कोटिलिडन्स जो होते हैं वो एम्ब्रियो का ही एक पार्ट होते हैं, और ये जो है फूड स्टोरेज में हेल्प करते हैं जो सीड के अंदर। तो जब प्लांट का जो सीड है वो जर्मिनेट होता है तो जो कोटिलिडन जो है सबसे पहले बनने वाली लीफ होती है प्लांट की। क्योंकि प्लांट अभी नया बना है, उसके अंदर लीफ आई नहीं है, इसलिए फोटोसिंथेसिस हो नहीं सकता। इस कारण ये जो कोटिलिडन्स है वो जो नया जो प्लांट बन रहा है उसको फूड ट्रांसफर करने का काम करते हैं। जो नया प्लांट आगे ग्रो करेगा उसको जो है ये कोटिलिडन्स फूड जो है वो सप्लाई करते हैं। तो ये कोटिलिडन्स जो होते हैं वो होते हैं पार्ट ऑफ एम्ब्रियो, भ्रूण का ही एक भाग होते हैं। और जो द्विबीजपत्री प्लांट होते हैं, जो डाइकोट प्लांट होते हैं एंजियोस्पर्म्स के, उनके अंदर कई बार ये कोटिलिडन्स जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण भी कर सकते हैं, जिससे कि जो नया जो प्लांट है, जो सीडलिंग ग्रो हो रहा है, उसको जो है ये फूड जो है सप्लाई कर सके। अब जो ये कोटिलिडन है इनका एक और इम्पोर्टेंस होता है कि ये जो कोटिलिडन्स होते हैं इनके जो नंबर होते हैं उसके आधार पर जो एंजियोस्पर्म है उनको दो प्लांट ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है, मोनोकोट और डाइकोट। उसके बारे में बात करते हैं। इन कोटिलिडन्स के जो नंबर हैं नंबर ऑफ कोटिलिडन्स, इनके आधार पर जो एंजियोस्पर्म होते हैं उनको एंजियोस्पर्म्स या जो आवृत बीजी होते हैं उनको दो प्लांट ग्रुप के अंदर डिवाइड किया जा सकता है। पहला जो ग्रुप है वो है मोनोकोट, जिसको एक बीजपत्री भी कहते हैं।
और दूसरा जो ग्रुप होता है वो होता है डाइकोट, जिसको द्विबीजपत्री भी कहा जाता है, मोनोकोट और डाइकोट। तो मोनोकोट होते हैं, उनके अंदर जो है नंबर ऑफ कोटिलिडन जो है वो 1 होता है, और जो डाइकोट होते हैं उनके अंदर 2 कोटिलिडन्स पाए जाते हैं। मोनोकोट्स में 1 कोटिलिडन होता है और डाइकोट के अंदर 2 कोटिलिडन होता है। तो इस प्रकार से कोटिलिडन्स के नंबर के आधार पर एंजियोस्पर्म्स को 2 पार्ट मोनोकोट और डाइकोट के अंदर डिवाइड किया जा सकता है। अब हम बात करेंगे जो फंडामेंटल पार्ट है प्लांट के रूट सिस्टम और शूट सिस्टम में, उसमें सबसे पहले रूट सिस्टम की बात करते हैं। जो फर्स्ट पार्ट है फंडामेंटल पार्ट, रूट सिस्टम। मूल तंत्र। इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स यानी जो मुख्य लक्षण की बात करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के अंदर सबसे पहले तो जो रूट होता है या जो रूट का जो डेवलपमेंट होता है वो पॉजिटिव जियोट्रॉफिक होता है। सबसे पहली जो बात होती है वो है पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक और नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक। पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक का अर्थ होता है धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती, यानी जो जड़ें हैं वो गुरुत्व की दिशा के अंदर वृद्धि करती है। जो ग्रेविटेशनल फोर्स जिस तरफ से आती है, रूट्स भी जो है उसी डायरेक्शन के अंदर ग्रो करती है। दूसरा होता है नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक, यानी जिस तरफ लाइट है उसके अगेंस्ट यानी उसके अपोजिट जो डायरेक्शन है उसके अंदर रूट ग्रो करती है। तो हम कह सकते हैं कि रूट पॉजिटिव जियोट्रॉपिक होती है, धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती होती है, या नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक या ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती होती है। इसके अलावा हम बात करते हैं तो रूट जो है उसके अंदर क्लोरोफिल एब्सेंट होता है। क्लोरोफिल जो फोटोसिंथेसिस के अंदर हेल्प करने वाला एक पिगमेंट है वो रूट के अंदर एब्सेंट होता है, लेकिन कुछ प्रकार की एसिमिलेटरी रूट्स होती है या फोटोसिंथेटिक रूट्स भी पाई जाती है। जैसे एक्सेप्शन जो है अपवाद के रूप में इनको पढ़ा जाता है। फोटोसिंथेटिक रूट्स भी हो सकती है। ऐसी रूट्स जिनके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है और जो फोटोसिंथेसिस करने में सक्षम या एबल होती है, तो उनको फोटोसिंथेटिक रूट्स भी कहा जाता है। और ये रूट्स जो है वो जिन प्लांट्स में पाई जाती है उनके एग्जांपल्स हैं ट्रापा और टीनोस्पोरा। ये जो 2 प्लांट ऐसे होते हैं जिनके अंदर जो है फोटोसिंथेटिक रूट्स पाई जाती है। इसके अलावा जो रूट्स होती है उसके अंदर नोड्स एंड इंटरनोड्स जो होते हैं, ये दोनों जो है वो एब्सेंट होते हैं। जिस प्रकार जो स्टेम जो होता है, शूट सिस्टम होता है, उसके अंदर नोड और इंटरनोड पाए जाते हैं, उस प्रकार का जो डिफरेंशिएशन नोड्स एंड इंटरनोड्स का रूट के अंदर देखने को नहीं मिलता है। और बात करते हैं तो रूट के अंदर यूनिसेल्यूलर
रूट हेयर्स पाए जाते हैं, यूनिसेलुलर रूट हेयर्स पाए जाते हैं, जो कि रूट को जो है वाटर एब्जॉर्प्शन यानी जो जल अवशोषण के अंदर सहायता करते हैं। रूट हेयर्स के द्वारा जो रूट का जो एब्जॉर्प्शन सरफेस है, जो सतह है रूट की, वो बढ़ जाती है। इसके कारण वो अधिक मात्रा में जल का अवशोषण कर सकते हैं। इस प्रकार जो रूट हेयर्स है वो रूट की हेल्प करती है ज्यादा से ज्यादा मात्रा में जल को अवशोषित करने में या वाटर एब्जॉर्प्शन के अंदर। तो इसका जो रोल होता है वो वाटर एब्जॉर्प्शन के अंदर होता है। इसके अलावा जो रूट है उसका जो रूट अपेक्स होता है, यानी कि जो सबसे आगे का भाग होता है, जो सीड्स का भाग होता है, वहां पर एक स्ट्रक्चर पाई जाती है, उसको कहा जाता है रूट कैप, या इसको मूल गोप भी कहा जाता है। इस रूट कैप जो होती है, इसका सबसे मेन फंक्शन ये होता है कि जो रूट है जब वो सॉइल के अंदर आगे ग्रो करती है तो उसको किसी प्रकार का डैमेज ना हो जाए, इसके लिए रूट कैप पाई जाती है, जो कि उस बढ़ती हुई जो रूट अपेक्स है उसको प्रोटेक्शन प्रदान करने का काम करता है। इस प्रकार से ये रूट कैप का जो है इंपॉर्टेंस होती है रूट अपेक्स के लिए। तो और इसके अंदर रूट के अंदर एक और स्ट्रक्चर पाई जाती है, उसको कहा जाता है पेरिसाइकल। पेरिसाइकल जो है वो रूट की इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर पाई जाने वाली एक लेयर होती है, और इन पेरिसाइकल से जो है रूट्स का डेवलपमेंट होता है। उन रूट्स को कहा जाता है लेटरल रूट्स। इन पेरिसाइकल से जिन रूट का डेवलपमेंट होता है उनको कहा जाता है लेटरल रूट्स, या इनको पार्श्वीय जड़ें या पार्श्वीय मूलें भी कहा जा सकता है। तो इस प्रकार जो ये लेटरल रूट है उसका डेवलपमेंट एंडोजीनसली होता है। तो ये जो थे वो थे रूट के जो कुछ मुख्य कैरेक्टर्स या मुख्य लक्षण। अब बात करते हैं कि जो रूट है उसका क्या मेन फंक्शंस क्या होते हैं। तो जो रूट है उसके जो मेन फंक्शंस की हम बात करते हैं, फंक्शंस जो रूट के फंक्शंस है वो उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, यानी जल और खनिज लवणों का अवशोषण। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, ये हो गया रूट का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन। इसके अलावा इसका जो एक और फंक्शन भी हो सकता है प्रॉपर एंकरेज टू प्लांट पार्ट, यानी कि जो रूट है वो खनिज लवण और जल को अवशोषित करने के अलावा जो प्लांट है उसको भूमि पर स्थिर रखने का काम भी करता है। तो इस प्रकार से ये जो है रूट के कुछ मेन फंक्शंस हो गए। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रूट, यानी जड़ें जो है वो कितने प्रकार की होती है। टाइप्स ऑफ रूट्स, तो जो रूट्स है उसका सबसे जो पहला टाइप है वो है टैप रूट सिस्टम। जिसको मूसला मूल भी कहा जाता है। इस प्रकार का जो रूट सिस्टम है वो डाइकोट प्लांट्स के अंदर पाया जाता है। डाइकोट प्लांट्स जो होते हैं, जैसे कि एग्जांपल मस्टर्ड का प्लांट जो होता है डाइकोट प्लांट होता है। तो डाइकोट प्लांट्स के अंदर जो रूट सिस्टम पाया जाता है उसको कहा जाता है टैप रूट सिस्टम। टैप रूट सिस्टम के अंदर जब हमने पहले बात की थी कि जो रूट का डेवलपमेंट जो है वो रेडिकल से होता है, तो इसके अंदर जो रेडिकल है उसका डायरेक्ट इलोंगेशन होता है
इस प्रकार से जो रेडिकल है उसका इलोंगेशन होता है, ये रेडिकल है या मूलांकुर है, इसके डायरेक्ट इलोंगेशन से जो जड़ बनती है या जो मूल बनती है उसको कहा जाता है प्राइमरी रूट या प्राथमिक मूल। इस प्राइमरी रूट से जो अदर्स रूट निकलती है उसको कहा जाता है सेकेंडरी रूट्स। इस प्राइमरी रूट से जो दूसरी जड़ें निकलती है उनको कहा जाता है सेकेंडरी रूट्स या द्वितीयक मूल। और इन सेकेंडरी रूट्स से जो और आगे जड़ें निकलती है उनको कहा जाता है टर्शियरी रूट्स। जो सेकेंडरी रूट से जो आगे जड़ें निकलती है उनको कहा जाता है टर्शियरी रूट्स या तृतीयक मूल। तो इस प्रकार जो टैप रूट सिस्टम है उसके अंदर प्राइमरी रूट होती है, सेकेंडरी रूट होती है, टर्शियरी रूट, और हो सकता है टर्शियरी रूट भी आगे क्वाटरनरी रूट्स के अंदर डिवाइड हो जाए। तो ये टैप रूट सिस्टम के पार्ट होते हैं जो कि डाइकोट प्लांट के अंदर पाए जाते हैं। और दूसरा जो सिस्टम होता है वो होता है फाइब्रस रूट सिस्टम, या इसको रेशेदार मूल भी कहा जाता है। इस प्रकार का जो रूट सिस्टम है वो मोनोकोट प्लांट यानी एक बीजपत्री प्लांट के अंदर पाया जाता है। इसका जो है एग्जांपल है वो है मोनोकोट प्लांट या जो एक बीजपत्री होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं बीट या गेहूं का जो प्लांट होता है वो मोनोकोट प्लांट होता है, उसके अंदर फाइब्रस रूट्स पाई जाती है। अब हम देखते हैं कि फाइब्रस रूट्स होती हैं उनका डेवलपमेंट कैसे होता है। तो जिस प्रकार डाइकोट प्लांट के अंदर हमने बात की थी कि जो रेडिकल से जो बनने वाली प्राइमरी रूट है वो स्थिर होती है भूमि के अंदर, उससे सेकेंडरी रूट्स और टर्शियरी रूट्स निकलती है। लेकिन जो मोनोकोट प्लांट के अंदर जो फाइब्रस रूट सिस्टम होता है उसके अंदर जो प्राइमरी रूट होती है वो शॉर्ट लिव्ड होती है, यानी अल्पजीवी होती है, जो कि कुछ समय तक रहती है, उसके बाद में वो डिसअपीयर हो जाती है। तो जो ये प्राइमरी रूट है ये शॉर्ट लिव्ड होती है और डिसअपीयर हो जाती है, यानी कि नष्ट हो जाती है। और उसके बाद में जो प्लांट का जो स्टेम होता है उसके बेस से कई सारी जड़ें एक साथ निकलती है, उसको कहा जाता है फाइब्रस रूट सिस्टम। जैसे कि जो ये स्टेम है मोनोकोट प्लांट का, उसके बेस से कई सारी जड़ें एक साथ निकलती है। इस प्रकार के जो रूट सिस्टम बनता है उसको कहा जाता है फाइब्रस रूट सिस्टम या रेशेदार मूल तंतु। तो ये था प्लांट के अंदर टैप रूट सिस्टम और फाइब्रस रूट सिस्टम। टैप रूट सिस्टम डाइकोट के अंदर और फाइब्रस रूट सिस्टम जो है वो मोनोकोट प्लांट के अंदर पाया जाता है। इसके अलावा एक और रूट सिस्टम होता है जिसको एडवेंटिशियस रूट सिस्टम या अपस्थानिक मूल तंत्र भी कहा जाता है, उसके बारे में देखते हैं। एडवेंटिशियस रूट्स या अपस्थानिक मूल तो ये जो एडवेंटिशियस रूट्स होती है वो रेडिकल के अलावा अगर प्लांट के किसी और भाग से अगर रूट निकलती है तो उसको कहा जाता है एडवेंटिशियस रूट्स। यानी कि जो सीड जर्मिनेशन के दौरान जो रेडिकल बनता है
उसके अलावा अगर प्लांट के और भी किसी पार्ट से अगर रूट का डेवलपमेंट होता है तो उस प्रकार के रूट सिस्टम को हम कहते हैं एडवेंटिशियस रूट सिस्टम या अपस्थानिक मूल कहा जाता है। तो इसके अंदर जो रूट्स होती है डेवलप फ्रॉम पार्ट ऑफ द प्लांट अदर देन द रेडिकल। रेडिकल या जो मूलांकुर है उसके अलावा अगर किसी भी पार्ट या भाग जो प्लांट के अंदर है उससे अगर रूट का डेवलपमेंट होता है तो उसको एडवेंटिशियस रूट्स या अपस्थानिक जड़ें कहा जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो बरगद का पेड़ होता है उसके अंदर जो ब्रांचेस होती है, शाखाएं होती है, उससे कई प्रकार की जो रूट्स है वो नीचे जमीन की तरफ लटकती हुई पाई जाती है, वो जो है उनको कहा जाता है एडवेंटिशियस रूट्स या अपस्थानिक मूल। तो ये था टाइप ऑफ रूट्स। अब हम बात करते हैं कि जो रूट होती है उसके अंदर कौन कौन से रीजन्स होते हैं या कौन कौन से क्षेत्र पाए जाते हैं। तो जो रूट होता है उसको हम कुछ इस प्रकार से दिखा सकते हैं। ये रूट का अपेक्स पार्ट होता है और ये रूट का बाकी का पार्ट होता है। तो इसके अंदर मेनली 3 जोन पाए जाते हैं। तो रूट जो अपेक्स है वो कवर्ड रहता है रूट कैप से। रूट अपेक्स का पार्ट जो है वो इस रूट कैप के द्वारा कवर्ड पाया जाता है, क्योंकि ये जो रूट अपेक्स है वो जब जमीन के अंदर ग्रो करेगा तो हो सकता है वो डैमेज हो जाए। तो उस डैमेज से बचाने के लिए उसके जो रूट कैप को कवरिंग होती है उसको कहा जाता है रूट कैप। या मूल को। अब रूट के अंदर कौन कौन से रीजन्स पाए जाते हैं उसके बारे में बात करते हैं। जो रूट का जो सबसे निचला पार्ट होता है, जो सबसे आगे का पार्ट होता है, उसको कहा जाता है जोन ऑफ सेल डिवीजन। क्योंकि इस क्षेत्र की जो कोशिकाएं हैं वो एक्टिवली डिवाइड होती रहती है, उनके अंदर सक्रिय रूप से कोशिका विभाजन होता रहता है। एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स इस रीजन के अंदर पाई जाती है, इस कारण इसको कहा जाता है जोन ऑफ सेल डिवीजन। जो कि फास्ट सेल डिवाइड करती है वो इस रीजन के अंदर पाई जाती है। जोन ऑफ सेल डिवीजन के ऊपर का जो रीजन होता है उसको कहा जाता है जोन ऑफ इलोंगेशन। ये जो रीजन होता है जो जोन ऑफ सेल डिवीजन के बाद आता है, उसके अंदर सेल डिवीजन होना नॉर्मली बंद हो जाता है और जो सेल है उसका इलोंगेशन होता है। सेल इलोंगेशन इसके अंदर जोन ऑफ सेल इलोंगेशन, यानी इसके अंदर जो है सेल का इलोंगेशन पाया जाता है, जिससे सेल इलोंगेशन होने से रूट जो है वो लंबाई के अंदर वृद्धि करती है, यानी जमीन के अंदर वृद्धि करती है। तो ये जो है जोन ऑफ सेल इलोंगेशन जो है रूट्स की जो लंबाई के अंदर वृद्धि करने में हेल्प करता है। तीसरा जो जोन होता है या जो रीजन होता है वो होता है जोन ऑफ सेल मैच्योरेशन। जोन ऑफ सेल मैच्योरेशन। जो जोन ऑफ सेल मैच्योरेशन जो होता है उसके अंदर जो सेल है वो डिफरेंशिएट या मैच्योर हो जाती है। जो सेल्स जो है वो उसका डिफरेंशिएशन हो जाता है और वो मैच्योरेशन हो जाती है। तो इसके अंदर जो जोन ऑफ सेल मैच्योरेशन है उसकी जो एपिडर्मल सेल्स होती है, इसकी जो एपिडर्मल सेल्स जो होती है,
जोन ऑफ सेल मैच्योरेशन की अधिचर्म की जो कोशिकाएं होती है उनसे यूनिसेल्यूलर रूट हेयर्स का डेवलपमेंट होता है। तो जो जोन ऑफ सेल मैच्योरेशन की जो एपिडर्मल सेल्स है उनसे यूनिसेल्यूलर रूट हेयर्स का डेवलपमेंट होता है। तो जैसे कि हमने पहले बात की थी, जो रूट हेयर्स हैं वो प्लांट जो होता है उसको रूट होती है उसको वाटर एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। उसका जो सरफेस एरिया जो होता है, जो सतह का क्षेत्रफल होता है उसको बढ़ा देते हैं, जिससे जो रूट है वो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में वाटर को एब्जॉर्ब कर सकती है। तो ये जो थे डिफरेंट जो है रीजन्स थे रूट के। अब हम बात करते हैं कि जो रूट कैप होती है उसमें भी अलग अलग प्रकार की कई प्रकार के एग्जांपल्स पाए जाते हैं, जैसे कि मल्टीपल रूट कैप्स पाई जाती है, मल्टीपल जो रूट कैप्स होती है वो पेंटेनस के अंदर पाई जाती है। जो केवड़ा का प्लांट होता है उसके अंदर मल्टीपल रूट कैप्स पाई जाती है। इसके अलावा रूट पॉकेट्स भी होती है, जो कि आइकॉर्निया और पिस्टिया जो प्लांट होते हैं उनके अंदर पाई जाती है। मल्टीपल रूट कैप्स पेंटेनस के अंदर और जो रूट पॉकेट्स है वो आइकॉर्निया या पिस्टिया के अंदर पाई जाती है। तो जो रूट पॉकेट्स होते हैं वो एक थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर होती है, जो कि इस रूट अपेक्स को कवर करके रखती है, थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर होती है। और जो इस रूट कैप जो है वो उसका शेप जो है वो कुशन लाइक होता है। कुशन लाइक होती है रूट कैप, और जो है मल्टीपल रूट कैप पेंडिनस के अंदर और जो रूट पॉकेट्स हैं वो आइकॉर्निया और पिस्टिया के अंदर पाए जाते हैं। तो ये डिफरेंट जो है रीजन्स थे जो कि रूट सिस्टम के अंदर पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो रूट की इंटरनल स्ट्रक्चर कैसी होती है। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रूट सिस्टम। इसमें जब हम एक टिपिकल डाइकोट रूट को अध्ययन करें या उसका सेक्शन काट के देखते हैं तो हमें जो सबसे बाहर की तरफ जो लेयर दिखाई देती है, जो रूट की सबसे बाहर की लेयर होती है, उसको कहा जाता है एपिडर्मल सेल्स या एपिडर्मिस, अधिचर्म कोशिकाएं या अधिचर्म की परत। जो सबसे बाहर की तरफ जो लेयर होती है उसको एपिडर्मल सेल्स कहा जाता है। एपिडर्मल सेल्स की जो नीचे की तरफ लेयर होती है उसको कॉर्टेक्स कहा जाता है, और कॉर्टेक्स की जो लेयर होती है वो पेरेन्काइमेटस सेल से मिलकर के बनी होती है। और कॉर्टेक्स के जो सबसे अंदर की लेयर होती है उसको कहा जाता है एंडोडर्मिस। और एंडोडर्मिस की ये विशेषता होती है कि उस पर एक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसको कहा जाता है कैस्पेरियन स्ट्रिप्स, यानी कि एंडोडर्मल जो सेल्स होती है उनकी रेडियल और टेंजेंशियल जो वॉल होती है उसके ऊपर लिग्निन और सुबेरिन का डिपोजिशन होता है, जिसको कहा जाता है कैस्पेरियन स्ट्रिप। और एंडोडर्मिस के नीचे की जो लेयर होती है उसको कहा जाता है पेरिसाइकल। जैसे कि हमने पहले भी बात की थी, जब हमने रूट के कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स पढ़े थे तो हमने बात की थी कि जो लेटरल रूट है उनका डेवलपमेंट जो होता है वो रूट की पेरिसाइकल जो लेयर है उससे होता है। तो इस प्रकार पेरिसाइकल सेल से लेटरल रूट्स का डेवलपमेंट होता है। और जो पेरिसाइकल के अंदर जो रूट का सेंट्रल पार्ट होता है वो वेस्कुलर सिलेंडर का निर्माण करता है, और वेस्कुलर सिलेंडर के अंदर जो टिश्यू पाए जाते हैं उनको कहा जाता है जाइलम और फ्लोएम। जाइलम का जो मेन फंक्शन होता है वो होता है वाटर का ट्रांसपोर्ट करना, और फ्लोएम जो होता है उसका मेन फंक्शन होता है फूड का ट्रांसपोर्ट करना। इस प्रकार से ये सभी जो स्ट्रक्चर्स जो हैं या जो लेयर्स हैं वो डाइकोट प्लांट की इंटरनल स्ट्रक्चर्स के अंदर हमें देखने को मिलती है। तो ये था बेसिक बॉडी प्लान ऑफ ए फ्लावरिंग प्लांट का
जो रूट सिस्टम जिसके बारे में हमने बात की। थैंक यू।